नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण वोटों के लिए सियासी संग्राम छिड़ गया है। सूबे की सियासी बाजी जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण समुदाय को रिझाने में लगे हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राह्मण वोटों की राजनीतिक ताकत कितनी है, जिसके लिए बीजेपी से लेकर सपा और बीएसपी सभी दल व्याकुल नजर आ रहे हैं। और चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की याद क्यों सताती है, इस पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। यूपी में चुनाव नजदीक है, उसके पहले सभी राजनीतिक दल जातीय कोटियां फिट करने में जुट गई है। प्रदेश में ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। ब्राह्मणों के 12% वोट साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों का भगवान परशुराम प्रेम जाग गया है और उनकी मूर्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बसपा, सपा से लेकर बीजेपी सभी पार्टियां विप्रों को लुभाने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट काफी मायने रखते हैं और इन वोटों के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। आज ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से तैयार है समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अत्याचार अनाचार किया है इतने दिनों में, आज अब ब्राह्मण समाज उसका बदला वोट से देकर माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। और आने वाले समय में दिखा देंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करके। माननीय अखिलेश यादव जी को के नेतृत्व में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर विश्वास कर लिया है। मूर्ति की सियासत को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति लगवाने जा रही है। मूर्ति के साथ 68 फीट के फर्श से भी वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी है। योगी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सफर करने वाले लोग अब सपा की ओर से लगाई जाने वाली भगवान परशुराम की मूर्ति भी देखेंगे। लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इस ब्राह्मण सियासत में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा की। मायावती ने भी सरकार बनने के बाद उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाने का वादा किया है। सूबे में बसपा ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, तो ब्राह्मण वोटों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हो गया है। बैठक कर सूबे के ब्राह्मण नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए कमेटी बनाई गई है। यूपी में फिलहाल दलित बीएसपी, यादव एसपी के पक्ष में देखते हैं। ऐसे में बीजेपी को हर हाल में ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करना जरूरी है। यूपी में ब्राह्मणों का वोट तकरीबन 10 से 12% है और यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि ब्राह्मणों ने किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए, ब्राह्मणों की राजनीति को आखिर कैसे हर कोई लुभाना चाह रहा है, ब्राह्मणों के वोट बैंक को कैसे अपने फेवर में तमाम पार्टियां करने जा रही है, इसी को समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे कुर्बान अली साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझेंगे इसके सियासी मायने। इनके अलावा डॉक्टर अभिषेक राय साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है सपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रियंका गुप्ता जी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त शुभेंदु अवस्थी जी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु अवस्थी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार ताबड़तोड़ दौरे जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त आरोप ये लग रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो, हर किसी की कोशिश जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक पे है कि कैसे उन्हें लुभाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ और सबके विकास पे काम करने वाली लोग हैं और हम लोगों ने हमेशा
जातिवादी या धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं करी है। हमने आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में ये बताया है कि भाई हम विकास करते हैं और विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। पर जो पार्टियां अपनी सियासत खो चुकी हैं, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने आपने देखा, कभी वो कान के अंदर जनेऊ पहन के घूमने लगते हैं, प्रियंका जी मंदिर जाने लगती हैं, या फिर सपा ने आज पहली बार इतने सालों में 20-25 सालों में पहली बार भगवान परशुराम का नाम ले लिया, क्योंकि उनको लगता है शायद इस बार कुछ वोट हमको इस बहाने भी मिल जाए। देखिए, जब आप जाति और धर्म की राजनीति करते हैं और खाली सत्ता पे काबिज होने के लिए, तो ब्राह्मण समाज सबसे बड़ा और बुद्धिमान समाज होता है। वो देखता है कि कौन नाटक कर रहा है और कौन काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कितने भी नाटक कर लो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इसलिए सपा के जो दांत दिखाने के जिस तरीके से इन्होंने ये मूर्ति लगाई है कुछ और है, और खाने के कुछ और है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सर अगर ऐसे ही होता, सबका साथ सबके विकास की चिंता होती, और अगर ऐसे ही होता कि सिर्फ किसी एक जाति को या फिर किसी एक समुदाय को लुभाने की कोशिश नहीं होती, तो आप लोगों की तरफ से अलग अलग जगह पर, जहां तक मेरी जानकारी सही है, 15-15 लोगों की टीमें बनाई जा रही है सर, और उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग ब्राह्मणों के बीच में जाइए और उन्हें अपने फेवर में, अपने पक्ष में करने की कोशिश कीजिए। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें कभी अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित मोर्चा के लोग, या फिर दलित मोर्चा के लोग, या फिर अपने पिछड़े वर्ग के लोग, या वैश्य समाज, या फिर क्षत्रिय समाज, और फिर ब्राह्मण समाज, इसके अपने अपने हमारा संगठन है, इसके अंदर अपने पार्ट हैं, और वो लोग चुनाव में अपने आप एक्टिव रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाली कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेष समाज के लिए कोई अलग से कमेटी बनाई गई है। ये पहले भी थी, अभी भी है, और आगे भी जाति के आधार पर और सामाजिक संगठनों के आधार पर हम लोग इस तरीके का काम करते हैं और चुनाव में कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय साहब, आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप समाजवादी पार्टी के, और जिस तरीके से लगातार मूर्ति की सियासत को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वाकई में मूर्ति कोई वैल्यू रखती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मूर्ति का सहारा लिया जा रहा है? नीता जी, अगर आप देखेंगी कि हमारी सरकार ने भगवान परशुराम के जयंती पर छुट्टी घोषित करी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उस छुट्टी को निरस्त कर दिया। तो सबसे बड़ी बात, तो हमने भगवान परशुराम के जो छुट्टी डाली थी, उन्होंने ये क्या सोच के निरस्त किया? ये अभी ये ब्राह्मणों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं और एक टारगेट बेस्ड जो कार्रवाई हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की ठोको नीति के तहत, वो सिर्फ ब्राह्मण समाज को झेलनी पड़ रही है। इन्हीं के विधायक राधे मोहन दास अग्रवाल जी ने विधानसभा में सवाल पूछा, अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाए कि सबसे ज्यादा साहब ब्राह्मणों पे कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने इनकाउंटर हुए हैं, सब सारी चीजें पता है। चाहे आप प्रयागराज की ब्राह्मणों की हत्या देख लो जहां गला काट के होती है, चाहे आप प्रतापगढ़ की घटना देख लो, चाहे आप गोरखपुर की घटना देख लो, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके ये लोग एकदम परेशान कर रहे हैं। अभी आपने देखा एक बुनियाद ब्राह्मण राजीव राय जी के किस तरह इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। तो ये एक टारगेट करके कहते हैं ना कि विशेष जाति को परेशान कर रहे हैं, और सिर्फ एक जाति टारगेट। अरे सर, टारगेट तो आप कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप किसी के एनकाउंटर को भी जाति से जोड़ रहे हैं, आप किसी की छापेमारी को जाति से जोड़ रहे हैं, तो सर जो अगर क्राइम करता है उसकी जाति देख के थोड़ी ना उसे सजा मिलती है। आप मुझे बता दें खुशी दुबे की क्या गलती रही है? खुशी दुबे की क्या गलती है कि आज वो जेल में है? उसने कौन सा क्राइम किया है? मैं जरूर जानना चाहूंगा नीता जी, आप मुझे बताएं उसने कौन सा क्राइम किया है? नहीं सर, अगर कोई जेल में है, अगर कोई जेल में है और कहीं पर छापेमारी हो रही है, छापेमारी से मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ सर, कि छापेमारी पर आपका दर्द क्यों बाहर आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, ठीक है, मेरा कोई दर्द नहीं है। हम दूध देखिए कह तो रहे 2 दिन से पम्मी जैन साहब की छापा पड़ा। मैंने तभी कहा ना सर, मैंने तभी कहा कि छापेमारी का दर्द समझ सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, ठीक है, हम तो साच को आच ही नहीं है ना, साच को क्या आच है? बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो कह रहे हैं कि सारा पैसा छापेमारी में बीजेपी का है, तो सांच को आज होनी ही नहीं चाहिए, जो भी सच है सामने आएगा। प्रियंका गुप्ता जी को बीच में ले आते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, जिस तरीके से लगातार अब ब्राह्मणों को 12% वोट साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों का भगवान परशुराम जो प्रेम है वो जाग गया है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने आप को कैसे देख रही है? ब्राह्मण वोट बैंक को कैसे साध रही है?
पार्टी है वो सभी जाति को समान रूप से देखती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष जाति को वरीयता दे। परंतु आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित की है वो कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित की है, और उसमें बिना जाति, बिना धर्म, बिना जो है किसी भेदभाव के जो है आज सभी महिलाओं को मौका दे रही है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और है। सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी जाति पर हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो है ब्राह्मणों पर हुआ है। आप देखिए, खुशी दुबे का जीता जाता उदाहरण है। बिना किसी कारण के जब एसएसपी उसको बोल देते हैं कि वो उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, फिर भी वो आज साल भर से ऊपर हो चुका है, जेल में है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी, विवेक तिवारी हत्याकांड हो या इंद्रकांत त्रिपाठी जी की हत्या हो, जो एक व्यापारी थे महोबा के, और आज भी उनके जो अपराधी हैं वो आज तक पकड़े नहीं गए हैं, जो मणिलाल पाटीदार है। तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि किस तरह के न्याय और किस तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। और तीसरी चीज ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि आप ये कहते हैं कि अपराधी जेल में, अरे हम तो कहते हैं अपराधी आपके साथ मंच पर खड़े हुए हैं। आप बताइए टेनी कौन है जिसको आप इस बार आपने उसमें जो आपका विशेष दल बनाया गया जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, उसमें भी वो शामिल है। तो ये बताइए आप किन अपराधियों की बात कर रहे हैं? मेरा अपराधी कोई और, आपका अपराधी कोई और है। तो ये भारतीय जनता इसका पार्टी जवाब है, ठीक है, सिर्फ बहलाने फुसलाने की राजनीति। शुभेंदु अवस्थी जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि डिबेट में कुर्बान अली साहब को भी शामिल कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है, आप थोड़ी देर से शामिल हुए। एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका अनुभव क्या कह रहा है? क्योंकि तमाम पार्टियां जो है जिस तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको एहसास है इस बात का कि ब्राह्मणों को अपने फेवर में किए बिना उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता है कि धर्म और जातियों का सहारा इस तरह से चुनाव में लिया जाए। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, और जो भी व्यक्ति जो चाहे विधानसभा की शपथ लेता हो या लोकसभा की या किसी मंत्री पद की, वो राग और द्वेष के बिना काम करने की शपथ लेता है। और उसके यहाँ ये नहीं है होना चाहिए कि वो किस मंदिर में जा रहा है, किस मस्जिद में जा रहा है, किस गुरुद्वारे में जा रहा है, किस चर्च में जा रहा है। ये पूरी तरह से निजी रूप से आस्था का मामला है, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग के आचार संहिता के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और ये जो किया जा रहा है, जो हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके देख रहे हैं, और अब तो राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रधानमंत्री से लेकर के किसी भी मंत्री तक कोई परहेज है नहीं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल राजनीति से दूर होनी चाहिए। इसका चुनाव की राजनीति से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जिसको जहां जाना है अपनी आस्था निजी रूप से खामोशी के साथ व्यक्त करे। और इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें मैं ना एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, किसी XYZ की बात नहीं कर रहा, चाहे वो साउथ की पार्टी हो या नॉर्थ ईस्ट की या कश्मीर की, ये गैर संवैधानिक काम है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी देखिए, आजकल की जनता है वो सब जानती है कि किसके फेवर में कौन क्या काम कर रहा है। शुभेंदु जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यूपी में फिलहाल अगर मैं दलित की बात करूं तो दलित जो है वो बीएसपी के फेवर में नजर आता है, और अगर मैं बात करूं यादव समाज की तो वो एसपी के पक्ष में दिखता है। तो क्या ऐसे में बीजेपी को हर हाल में ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी हो गया है? देखिए निदा जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति इस समय पर योगी जी की सरकार से बड़ा सम्मोहित है और उनके कामों पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहा है। अब इसको सपा या दलित समाज में मत बांटिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए अभी जैसे सपा के लोगों ने कहा, हमारे प्रवक्ता ने, उन्होंने भी कहा कि साहब इनके ऊपर रेड हो गई। 3 दिन पहले अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे थे कि भाई ये रेड रुकवाओ, और आज कह दिया उन्होंने कि भैया हमारा पैसा नहीं है। तो रेड क्यों रुकवा रहे थे यदि हमारा पैसा नहीं था? अच्छा, ये भी बात समझ में नहीं आई। यदि रेड हम डलवा रहे हैं जैसा आपने कहा था, तो फिर आपने आज कैसे कह दिया कि भाजपा का पैसा, भाजपा अपने ही पैसा को लेके रेड डलवाएगा? आपका ये डुअल जो नेचर है, झूठ बोलने की जो आदत है, वो दुनिया जान गई है। दूसरी चीज, मैं बार बार ये कहता हूं, किसी भी राज्य का या किसी भी देश का विकास एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी जाति के आधार पर अभी भारत में बहुत सारे चुनाव होते रहे। जिस दिन भारत के सभी चुनाव विकास के माध्यम से होने लगेंगे, तो उस दिन ये जातिगत समीकरण खत्म हो जाएगा, देश विकास की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए आज
कब मोदी खत्म जी होगी ने सर? इंडिया के सवाल में आज ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये भेदभाव की राजनीति कब खत्म होगी, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप मेरा सवाल का जवाब दें अभिषेक राय जी। नेता जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ। अगर आपने देखा होगा 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिली, इनकी सरकार बनने जा रही थी, एक जन इनके बड़े नेता हैं, वो एकदम काशी विश्वनाथ के दर्शन करके निकल गए, क्योंकि पर वो जाति एक विशेष से आते थे, उनको साइडलाइन कर दिया, मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 20 साल से काम करने वाले एक नेता है, और वो नेता उत्तर प्रदेश में आए, MLC भी बने, और वो उप मुख्यमंत्री बनने आए थे, उत्तर प्रदेश की दशा सुधारने के लिए आए थे, कि ताकि उत्तर प्रदेश को 1 साल में कुछ बेहतर कर दे, क्योंकि 4 साल योगी जी ने कुछ किया नहीं था। आज वो कहाँ है, उनको भी साइडलाइन कर दिया। तो ये दिखता है, इस सरकार का रुख दिखता है, ये किस तरीके से टारगेट करके काम करती है। अभी अवनीश जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनकी बातें, हम साफ झूठ नहीं बोलते। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने मुख बिंद से कहा 15 लाख चुनावी जुमला है, तो आपने जुमला दिया ना, आपने माना ना कि झूठ है। मैं बार बार माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि अपराधी नहीं मिलते, अजय मिश्रा टेनी को बगल में बैठा के घूमते हो और आपको अपराधी नहीं मिलते। साहब, आप हिस्ट्री कहते हैं, अजय मिश्रा टेनी खुद कहते हैं अपने 26 सितंबर के बयान में कि मेरी हिस्ट्री जान लो। सबने उनकी हिस्ट्री जानी तो पता चला वो हिस्ट्री शीटर है 96 की, तो उनको आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। ये आपकी सुचिता की राजनीति है, तो आप प्लीज इस पे कमेंट ना करें। मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा था, परशुराम जयंती को आपने जो छुट्टी हमारी सरकार ने दी थी, क्यों निरस्त कर दी? अगर आप ब्राह्मणों की बात करते थे, आप किसी जाति सबका विकास चाहते हैं ना, 12% ब्राह्मण भी हैं, और हर वर्ग को अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। अगर हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो कैसे हम समाज में आगे बढ़ेंगे? ये सारा हक और ये सारा अधिकार अभिषेक राय जी चुनाव के वक्त में क्यों याद आता है कि किसका कितना अधिकार है और किसका कितना हक है? ये सारे हक जो है वो चुनाव के समय में क्यों याद आते हैं? और देखिए, रही बात इसकी कि भाजपा ने, एक मिनट सर सुन लीजिए, रही बात इसकी कि बीजेपी ने इसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। सर, आपने तो अपनों को ही साइडलाइन कर दिया, आपने तो चाचा तक का रिश्ता नहीं सही से चलने दिया। किसी और की साइडलाइन की बात क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये राजनीति है, मैं भी अच्छे से समझती हूँ, आपकी भी मजबूरी रही होगी, बीजेपी की भी मजबूरी रही होगी। चाचा हमारे साथ लड़ रहे हैं, चाचा हमारे साथ लड़ रहे हैं, और सबको ये बात पता है, इसीलिए सर जी यहाँ बस मैं इतना ही कहूंगी कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, फिर भी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर चाचा साथ होते अलग पार्टी का गठन नहीं होता, अगर चाचा साथ होते तो अलग राह नहीं चुनते अपनी। हाँ, ठीक है नेताजी, वो आपको चुनाव में समझ में आ जाएगा कि कौन क्यों डर रहे हैं इतना। मुझे समझ नहीं आएगा सर, आप दोनों को समझ में आ गया, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल हो, दोनों को समझ में आ गया कि अकेले अकेले लड़ेंगे तो लड़ते ही रह जाएंगे, साथ में आएंगे तो शायद थोड़ा भला हो जाए। नेताजी, हम साथ आए तो दिक्कत, साथ ना आए तो दिक्कत। वहाँ साहब चिट भी मेरी और पट भी मेरी, इससे अच्छा मैं तो सर आपने अलग का जिक्र किया तो उस पर बता रही थी कि अलगाव की राजनीति मैंने वो जिक्र नहीं किया। मैं सुन लीजिए, कहते हैं ठीक है सर, आऊंगे आप अगर इस तरह से मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या है? अरे अभिषेक राय जी, मेरी बात सुन लीजिए, आपने जिक्र किया तो मैं बस इतना बता रही हूँ कि सर ये राजनीति है और तमाम पार्टियां करती हैं ये सब। हर पार्टी अपने नफे नुकसान के लिए लेती है फैसले, हर पार्टी अपने नफे नुकसान के लिए अलग होकर राजनीति करती है। सिर्फ एक समाज को टारगेट करके, सिर्फ एक समाज को टारगेट करके ठीक है, शुभेंदु जी से जवाब लेंगे। ठीक है, शुभेंदु जी जवाब देंगे इस बात का। शुभेंदु जी, एक ही समाज को टारगेट क्यों करते हैं आप और ऐसे ऐसे लोगों को जेल में भिजवा देते हैं आप जिनकी कोई गलती भी नहीं होती? अभिषेक जी, विकास दुबे क्या क्रिमिनल नहीं थे? आपको लगता नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, आपके इतने बड़े बड़े मियाँ जो पूरे भारत में मशहूर थे, जिनके घर में बुलडोजर चलाए गए, उन्होंने खुशी दुबे का जिक्र किया यहाँ पर। देखिए, खुशी दुबे का केस मेरे को नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, पर आपने जिस तरीके से जनरलाइज किया, नहीं देखिए जिस तरीके से आपने जनरलाइज किया है, आपने कहा परशुराम जी की भगवान की छुट्टी आपने बनाई थी और हमने कैंसिल कर दी। भैया, ये आप समझ लीजिए कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं भारत में, और सबके नाम पर एक एक दिन की छुट्टी हो जाए तो अगले 10 साल तक कोई काम नहीं होगा। इसलिए यदि देश में काम करना है तो काम करना है, और छुट्टियों से भगवान की आस्था बढ़ती है और कम नहीं होती है। आप भगवान मानते हैं उनको? कि बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, ब्राह्मण हूँ इसलिए मानता हूँ, हर भगवान को मानता हूँ, और रैदास जी को भी मानता हूँ, मैं रैदास जी को भी मानता हूँ और परशुराम जी को भी मानता हूँ। आप लोगों ने भगवानों में भी भेद कर दिया है। ब्राह्मणों के सम्मान के लिए इस तरह की बात, सर ब्राह्मणों का तो यही सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो मंदिर बनाने का वादा किया था बना के ला रहे हैं,
और देश का प्रधानमंत्री काशी में गंगा नदी में डुबकी लेकर यदि विश्वनाथ मंदिर पर जल चढ़ा रहा है, इससे बड़ा ब्राह्मणों के लिए क्या आशीर्वाद होगा? आप तो क्या बात कर रहे हो यार अभिषेक राय जी, आपके ऊपर चढ़ के भी जाना चाहते हैं। अरे साहब आप देखो तो आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो? अभिषेक राय जी ठीक है, शुभेंदु अवस्थी जी ये डिबेट है और 1 घंटे का वक्त मिलता है, कम से कम इस 1 घंटे में तो एक दूसरे पर मत चढ़िए सर, अपनी अपनी बात सही ढंग से रख लीजिए तो शायद जनता भी कुछ सुन पाएगी और शायद मैं भी कुछ समझ पाऊंगी, जो समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। ठीक है, मैं आपको लाना चाहूंगी इस बीच में प्रियंका गुप्ता जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट तकरीबन 10 से 12% है और चुनावी इतिहास की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो चुनावी इतिहास साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि ब्राह्मणों के बिना या फिर किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में जिस तरीके से उन्होंने अपनी निर्णायक भूमि का निभाई है उससे हर पार्टी वाकिफ है। तो क्या कांग्रेस का भी ऐसा कोई एजेंडा कि कैसे ब्राह्मण वोट बैंक जो है अपने फेवर में किए जाए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ब्राह्मण जाति एक बुद्धिजीवी जाति है, वो बेहतर समझती है कि उसका भविष्य किस तरह और किस दिशा में जाएगा यदि कौन सी सरकार चुनी जाएगी। आज वास्तविकता ये है कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्य जातियां हो, जिस तरह से महंगाई से त्रस्त हैं और जिस तरह से नौकरियां नहीं है उनके बच्चों के लिए, तो ये समस्याएं ब्राह्मण भी होगा वो भी समझेगा क्योंकि वो बुद्धिजीवी है और मैं समझती हूँ अन्य सभी जातियां समझेंगी क्योंकि आज जिस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की हैं वो वाकई में एक मिडिल क्लास के लिए कठिन समय बन चुका है। क्योंकि ये समस्या मिडिल क्लास की है तो मिडिल क्लास बेहतर तरीके से समझेगा और उसमें सभी जातियां शामिल होती है। मैं आज यहाँ पर बात कर रही हूँ महिलाओं की, क्योंकि आधी आबादी की बात करनी होगी और हमें उन्हें भी सशक्त बनाना होगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे बढ़ चढ़कर सामने आई है और मैं समझती हूँ कि इससे पहले किसी भी पार्टी ने इतनी बड़ी मात्रा में जो है अनाउंसमेंट नहीं की होगी कि 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। उसमें सभी जातियां शामिल होंगी और जो भी लड़की जो है लड़ने योग्य होगी, जो अपने आप को समझती होगी, वो लड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि इनके एक बड़ी मंत्री की बहू, उसको सोशल मीडिया के सहारे अपनी बात कहनी पड़ रही है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये स्थिति है महिलाओं की, चाहे आप मान के चलिए मंत्री की बहू हो या किसी आम छोटे व्यक्ति की जो है घर की महिला हो, तो महिलाओं के सामने आज वाकई में उत्तर प्रदेश में समस्या है। प्रियंका गुप्ता जी ठीक है, देखिए किसी के घर का निजी मसला क्या हो सकता है उस पर हम लोग यहाँ बहस नहीं करेंगे। और रही बात देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति है तो इसलिए आप ऐसा कह रही है, बाकी तो अगर आप राजस्थान में भी देखेंगी तो कई मामले पिछले सामने आए थे, कितनी मांग उठी कि प्रियंका गांधी वहां पर भी जाए, लड़कियां वहां पर भी थी, लड़कियों की असम वहां भी लूटी गई थी लेकिन नहीं रुकी। तो नहीं अरे तो हम देखिए अलग अलग, क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार है या पंजाब में हमारी सरकार, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार अपना काम अरे मैम बात सुन लीजिए ना, हम रेप जैसी घटना को भी इस तरीके से नहीं बांट सकते ना कि अगर हाथरस में हुई है तो जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन अगर ये हमारे शासित राज्य में हुआ है तो वो अपराध नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते ना। लड़की की अस्मिता अगर कहीं भी लुटती है मैम तो दर्द उतना ही होता है, तकलीफ उतनी ही होती है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर कुर्बान अली साहब आपसे रिक्वेस्ट करके मैं जाना चाहूंगी, आपसे गुजारिश है, मुझे पता है पीछे से मेरे कान में आवाज आ रही कि आपके पास वक्त कम है, लेकिन सर मैं चाहूंगी कि आप इस डिबेट का हिस्सा बने। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, उसके बाद अगला सवाल आप ही से होगा, बस एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए सब हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया का सवाल आप देख रहे हैं, मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जिस तरीके से होने वाले हैं, ऐसे में हर पार्टी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो कितने मायने रखता है या फिर उन्हें लुभाने के लिए तमाम पार्टियां जो है वो क्या क्या कर रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कुर्बान अली साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। सर माफी चाहूंगी, ब्रेक पर मुझे जाना पड़ गया था, बट अच्छा लगता है जब कोई वरिष्ठ पत्रकार बैठता है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप रहिएगा डिबेट में। तो कुर्बान अली सर, क्या किस तरीके से आपका जो अभी तक का अनुभव है पत्रकारिता में, और आपने बहुत ढेर सारे चुनाव देखे भी होंगे, कवर भी किया होगा और सियासी मायने आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो जिस तरीके से आजकल तमाम दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लग रहा है कि बस यही मोदी फैक्टर ही ऐसा है जो लास्ट ऑप्शन अब बीजेपी के पास बचा हुआ है, क्योंकि यही ब्रांड मोदी जीत दिलवाएगा। देखिए निदा, मैंने पिछले 35 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसे कवर न किया हो, लेकिन हर चुनाव में मैं एक नई गिरावट देखता हूँ और उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। पूरा माहौल हवे का हवा ऐसा बन गया है कि कंपटीशन है कि कौन कितना गिर सकता है और कौन कितना आगे जा सकता है। अब प्रधानमंत्री जी जो रैलियां कर रहे हैं, उन्हें हक है कि वो रैली करें, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित रैली होनी चाहिए, न कि सरकार की ओर से। बताया ये जाता है कि ये किसी योजना का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री उसमें आते हैं
अपने विपक्षियों पर निशाने लगाते हैं, उनको हर तरह से मेलाइन करने की कोशिश करते हैं, ये नैतिक रूप से गलत है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्री अगर किसी सरकारी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन करने आए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उसमें अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जितना जल्द से जल्द आचार संहिता लागू हो जाए तो वो हो जानी चाहिए। लेकिन अब चुनाव आयोग की भी भूमिका इस तरह की हो गई है कि अब वो कब करेगा और उसकी सरकार से मशवरे के बाद करेगा। 2-4 दिन में हो जाना चाहिए अगर मार्च में चुनाव होने हैं तो ताकि इस तरह की चीजों पर एक अंकुश लग सके, एक लगाम लग सके। और जहां तक जाति और धर्म का मामला है, हमने देखा दिल्ली के चुनावों में कि किस तरह से जहरीले बयान दिए गए। चुनाव आयोग के पास से ज्यादा हथियार नहीं है। 2 दिन 4 दिन 40 घंटे 48 घंटे योगी आदित्यनाथ साहब को भी हैदराबाद के चुनावों में दूर रखा गया था, मायावती को भी किया गया था और बीजेपी के भी कई नेताओं को किया गया। लेकिन उससे क्या होता? आपने जो बात कहनी थी, जो जहर बोलना था वो बोल दिया, जो माहौल को ध्रुवीकरण करना था, सांप्रदायिकरण करना था वो कर दिया और उसके बाद चुनाव हो गया। और फिर ये कहा जाता है कि अब सब कुछ भूल जाइए, चुनाव में तो सब कुछ चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये बहुत ही गलत तर्क है। और जहां से हमने ये डेमोक्रेसी ली है यानी इंग्लैंड से और यूरोपीय देशों में, वहाँ नैतिकता होती है कुछ, क्योंकि संविधान भी कई देशों में लिखा हुआ नहीं है, हमारे देश में तो संविधान भी लिखा हुआ है। उसके बावजूद हम अपने आप को अफ्रीकी देशों से या बनाना रिपब्लिक से तुलना कर सकते हैं तो उनसे हम कितने बेहतर हैं। अब तो हो ये रहा है कि जो और छोटे देश थे जो हमसे कई मामलों में पीछे थे, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जबकि तीसरी दुनिया के देशों में भारत अकेला एक ऐसा देश है कि जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जहां पिछले 75 साल से निर्बाध रूप से लोकतंत्र चल रहा है और उसने अपनी जड़ें जमाई है। मैं ये लग सकता है कि मैं कुछ उपदेशमात्मक बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे हर चुनाव में मुझे एक नई गिरावट दिखाई देती है कि हम कहां तक गिर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं। और जिस बेशर्मी के साथ माफ करें, अगर आज जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा, कंपटीशन जो है राजनीति में वो अब इतने स्तर तक गिर चुका है कि उस कंपटीशन को जीतने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम करते हैं। और जीत, क्योंकि कोशिश हमारी सिर्फ यही होती है, मकसद एक ही होता है कि कैसे भी करके सत्ता पर हमें काबिज होना, भले उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन इससे हमारी छवि क्या जा रही है, हमारे देश की छवि क्या बन रही, या फिर जो पॉलिटिकल स्तर है वो कितना नीचे गिर रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। आपने बहुत सही बात की। मैं आपको कहूंगा कि आप ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछिए कि डॉक्टर लोहिया अगर आज होते तो वो ये परशुराम जयंती मनाने देते जिस तरह से किया जा रहा है। ये जातियों के नाम पे पिछड़ों को विशेष अवसर मिले, ये तो संवैधानिक वो है, लेकिन जातियों का गठबंधन हो इस तरीके से। अभिषेक राय जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चाहूंगी मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूंगा जी। कुर्बान साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन रहे हैं वो आपको। जी देखिए, हमारी पार्टी ने एक चीज कही कि जातिगत जनगणना करा लीजिए, लोहिया जी का सिद्धांत था, और हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम इस पे बिलीव करते हैं। लेकिन क्या किसी हम क्या सवर्ण समाज के या ब्राह्मण समाज के हैं तो ये हमारी गलती नहीं। हम क्वालिफाई होते हैं, हम एग्जाम देते हैं, तब हम कहीं पे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन क्या सरकार को किसी एक जाति विशेष को टारगेट करके इस तरीके का काम करना चाहिए? क्या लोहिया जी ने कहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुर्बान जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मेरी उम्र भी शायद नहीं होगी जितना आपने कवर किया होगा चुनावों को, लेकिन मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, हमें हर जाति को, हर समाज को, हर वर्ग को अपना अधिकार सरकार से मांगने का हक है, और हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता है, तो हम फिट है तो हम क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? हमने अब सरकार से वो चीज मांगी, हमारी पार्टी उस बात को सुन रही है। वो कहती है कि सब समाज को लेकर चलेगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित वर्ग हो। हमारे यहाँ सब समाज को जोड़ने के लिए बात हो रही है, तभी हम समाजवादी पार्टी है। हमारे अध्यक्ष जी ने नया नारा दिया है
नई सपा है, नई हवा है। लेकिन सर बात जो हो रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगर सबको साथ लेकर सबके विकास की बात होती तो सर ब्राह्मण सियासत में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा कर दी, और इसके अलावा और मैं आपको बताऊं ब्राह्मण नेताओं के बीच लगातार जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बाकायदा आप लोग जितने जी जान से जुटे हुए हैं, और आज जिस तरीके से लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, जबकि ये वो वक्त था कि नौबत जो हमारे देश में आ रही है, आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, ओमिक्रॉन हो या कोविड हो, उसकी तरफ मेरा इशारा है कि शायद अब फिर से इन्हें बंद करना पड़ेगा। तो भीड़ भाड़ वाली जगह जी नेता जी, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। मैं बोलता रहा हूँ, मैंने खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने बोला ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मेरठ में रैली होती है तब ओमिक्रॉन नहीं फैल रहा। मैं आपसे पूछा, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए, आप बंद कर दो सारी रैलियां, आप सारे उद्घाटन बंद कर दो। अरे सर मुझे तो आपत्ति रैलियों से भी है, मुझे तो आपत्ति तमाम रैलियों से भी है। मैं कह रहा हूँ ना, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को मौका मिले और हमें मौका ना मिले, क्योंकि हम मेन विपक्षी दल है। जनता हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है, जनता को एक बदलाव चाहिए और जनता हमारी तरफ देख रही है, तो हम जनता के बीच में ना जाए, क्योंकि हम जाएंगे तो ओमिक्रॉन फैलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके रैलियां करेंगे तो उससे ओमिक्रॉन बच जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिम्मेदारी है, वो इस समय देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे और शाम को आके कोविड टीम के साथ बैठकें ले रहे थे। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निदा जी, नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी सबकी बनती है और फिर जो मौजूदा सरकार होगा, डबल इंजन की सरकार, उसकी ज्यादा बनती है। शुभेंदु जी इस पर सही जवाब दे पाएंगे आपको। शुभेंदु जी, क्या वाकई में अब वोटर्स को लुभाने के लिए हम उनकी जान भी खतरे में डाल देंगे? देखिए निदा जी, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, यदि इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई रैली नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया तो इन्हीं की पार्टी ने तो ये कहा कि नहीं भैया, हमको इलेक्शन अभी करना है और अभी ही करना है। आपकी पार्टी ने आप सुनिए तो पहले, अभिषेक जी आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। आप ये बताइए, जब मायावती जी को साथ में लेके आपने बुआ और बबुआ की पिछली बार चुनाव में लड़ने की तैयारी करी, उसी मायावती को आपके लोगों ने मुलायम सिंह जी की सरकार में मारते मारते छोड़ा था जब द्विवेदी जी ने बचाया था। आप भूल जाते हैं किस तरीके से आपने दलितों की, यदि मायावती को मान भी ले तो उसकी भी हत्या करने का, और कहां पर विधानसभा के पास सवाल इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके स्टैंडर्ड डबल नहीं ट्रिपल हैं, और बार बार ये समझिए कि इस राजनीति को, राजनीति को आप लोग लेके आ रहे हो। ठीक है, सवाल क्या पूछा? आपसे पूछ रहे हैं दिल्ली जाने का रास्ता, बता रहे हो चेन्नई जाने का रास्ता। दिल्ली का रास्ता तो है ही नहीं आपके लिए। सुनिए, आप चेन्नई से थोड़ा सा और कहीं निकल जाइए, दिल्ली तो आ ही नहीं सकते आप, अभी यूपी में नहीं है। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, जो पूछा वो मतलब बताइए। बिल्कुल, यदि मोदी जी, सुनिए, आपको डर मोदी जी से है अभिषेक जी, आपको डर मोदी जी से है, स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है? बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड है। यदि मोदी जी भी कहते हैं कोई रैली कर रहे हैं तो सपा को भी सब रैली करने की परमिशन है और राहुल गांधी जी को भी है। इसमें बताइए किसको नहीं अलाउ किया जा रहा है? पर आप यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड डबल है? आपको मोदी जी से ज्यादा डर लगता है या योगी जी से? आपको मोदी जी से डर नहीं लगता है योगी जी से? आप लोग आप जवाब दो ना। आप लोग डरिए, इसी तरह इनकम टैक्स सीबीआई भेजते रहिए। अभी इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स आ गया, बदलने जा रहे हैं। अरे अभी इनकम टैक्स कहां से आ गया? अभिषेक जी सीबीआई आए या कोई भी आए, सर सुन लीजिए, देखिए आयकर विभाग अगर एक्टिव हो रहा है और आपके मुताबिक वो पैसा आपका है नहीं, बीजेपी का है सारा, तो आने दीजिए ना सर, आने दीजिए ना। स्टालिन के पास गए थे, स्टालिन के पास गए थे। मैं आप मेरे से बताएं, चुनाव से पहले स्टालिन के पास गए, चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह के पास गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पूरे देश के। अजीत पवार को, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए यहाँ मैं आपके फेवर में बात कर रही हूँ, आप अगर सही से सुनेंगे, शांत होकर, तो आपको समझ में आएगा। एक बात बताइए, अगर छापेमारी हो रही है और जो सारा पैसा है वो बीजेपी का है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है इलेक्शन में से भुनाने का। पढ़ने दीजिए, जितनी रेडे पड़े होने दीजिए, जितनी छापेमारी हो निकलने दीजिए, सारा पैसा जितना निकल रहा है, ये तो आपके लिए फायदा है ना। निदा जी मेरी बात कंप्लीट कर लूं अब मैं बोल लूं? प्लीज 30 सेकंड चाहिए। मैं पूछ रहा हूं ना, चुनाव से पहले इन्होंने स्टालिन का छापा मारा 4 दिन पहले, क्या हुआ? तमिलनाडु में सबने देख लिया। बंगाल में इन्होंने छापा मारा, जिनके पास छापा मारा उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट दिया। वो कौन सा डिटर्जेंट था जिससे उनका धुल दिया गया? उसके बाद इन्होंने, आपको मैं बता रहा हूँ, अशोक गहलोत के छापा मारा, वो भी इसमें सबने देख लिया। वीरभद्र सिंह के छापा मारा, सबने देख लिया। अजीत पवार को
12 घंटे में इनकी सरकार बना दी, उप मुख्यमंत्री बनाया और अगले दिन क्लीन चिट मिल गई। वाह साहब, ये कौन सा डिटर्जेंट लेके आते हैं? शायद शुभेंदु जी के पास होगा, ये जरूर बताएंगे। इनके पास अगर बहुत अरे सर देखिए, अब मैं फिर कुछ कहूंगी तो फिर हो जाएगा कि मेरे पे आरोप लग जाएंगे कि किसी पार्टी की प्रवक्ता मुझे कह दिया जाएगा। अगर उनके पास डिटर्जेंट है सर, तो आपके पास भी तो इत्र की परफ्यूम की खुशबू है जो बहुत दूर तक महकती है। ठीक है, चलिए प्रियंका जी, आपको मैं बीच में लाना चाहूंगी। देखिए, दोनों में खूब जम के लड़ाई हो रही है यहाँ पर, नहीं लगता कि इसका फायदा कांग्रेस को उठा लेना चाहिए? कि कांग्रेस फायदा उठाने में नहीं बल्कि जनता के मुद्दे उठाने में विश्वास रखती है। अभी यहाँ पर जो है शुभेंदु जी कह रहे थे कि लोग डरते हैं। मैं समझती हूँ कि ओमिक्रॉन से तो वैसे भी सभी को डरना चाहिए। रैलियों में एक प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए जो उन्हें बनाना चाहिए, पर नहीं बनाया। ना 2 गज दूरी की इम्पोर्टेंस समझी, ना मास्क जरूरी की इम्पोर्टेंस समझी। दोनों ही चीजें आज हवा ये में दोनों नहीं कर रहे, ठीक है प्रियंका जी, ये दोनों नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या, हम कोई मिसाल पेश नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल हमने पेश की, हमने मैराथन किया, अपने हाथों से मास्क बांटा। उन जितनी भी बच्चियों ने मैराथन में भाग लिया सबने मास्क पहन कर लिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती? क्या दूसरों के सर पे मड़ देने से काम चल जाएगा? भीड़ इकट्ठा करके प्रियंका मैम एक मिनट, प्रियंका मैम, भीड़ इकट्ठा करके हम उनसे कहें कि लीजिए मास्क लीजिए और आप कोरोना से बच सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? नहीं, कम से कम जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। ये तो भीड़ इकट्ठा करके, वो भी सरकारी खर्चे में भीड़ इकट्ठा करते हैं। जो बसें आती हैं वो नगर निगम की होती हैं और उसके बाद उसका पेमेंट सिंचाई विभाग करता है, ये वो सरकार है। और जो मनरेगा से मजदूर होते हैं उनको बुला के जो है वहाँ भीड़ में बिठाए जाते हैं। महिलाओं से कहा जाता है कि आपको 10-10 हजार रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ये भीड़ बुलाने के तरीके हैं कि झूठ बोलकर जनता को बरगला कर भीड़ बुलाई जाती है। पर आपको लगता है कि क्या जनता इस बार भी इस बहकावे में आएगी? आपके जुमलों के और आपके बहकावे में नहीं आएगी। वास्तविकता ये है कि जनता समझ चुकी है और इस बार सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और ये आपका डर है जो आपको इतनी रैलियां करनी पड़ रही है, इतनी घोषणाएं करनी पड़ रही है, इतने शिलान्यास करने पड़ रहे हैं, ये आपका डर है जो आपको सता रहा है। वरना आप चाहते तो 2 गज दूरी जरूर मेंटेन करते और रैलियों में जो है मास्क जरूर जवाब ले लेते हैं शुभेंदु अवस्थी जी से जवाब ले लेते हैं। अरे मैम, जरूरी तो इसलिए नहीं कर सकते ना, देखिए मजबूरी है। शुभेंदु जी को शायद बुरा लग जाएगी मेरी बात, लेकिन नहीं मैम, अरे मैम क्या बात कर दी आपने? अरे प्रियंका जी क्या बात कर दी आपने? अगर मास्क जरूरी कर देंगे तो फिर रैलियों के मंच से संबोधित कैसे करेंगे? क्योंकि हमने बड़े बड़े दिग्गज देख लिए जिनके चेहरे पे मास्क नहीं होता और उसी रैली के मंच से खड़े होकर वो कह देते हैं कि मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी। नहीं, तो ये काम तो बीजेपी नहीं करेगी। अगर करेगी तो खुद को फॉलो करना पड़ेगा पहले। ठीक है मैम, आना चाहिए तो मास्क भी नहीं पहना जाता। ठीक है मैम, ठीक है, देखिए ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रियंका जी। नहीं ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं शुभेंदु जी। देखिए, अभी आज से 3 दिन पहले प्रियंका जी, राहुल गांधी जी देहरादून गए थे, तो वो वहां पे चाय पीने गए थे क्या, रैली करने के लिए? और कितने लोग थे वहां पे? आप बात क्या कर रहे हो? यदि कानून आप यहाँ सबको समझा रहे हो कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? देहरादून, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड में क्या ओमिक्रॉन नहीं है? और हम सत्संग करें जाकर वहाँ बैठ के? क्या आप ये बता रहे हैं हमें? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अभी तो आपने ये बात कही ना, अभी आपने ये बात कही कि रैलियां हो रही है और राहुल गांधी क्या वहाँ चाय पीने गए थे? नहीं, वहाँ रैली करने गए थे और लोग भीड़ थी वहाँ पे। कौन है इस देश का? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी कब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पे चलने लगे मैम? नहीं, इनसे पूछिए ये प्रधानमंत्री कौन है और देश की जिम्मेदारी किसकी है? अरे नहीं, तो अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ के जा रहे हैं। अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी। ये पूछिए ये जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी जी की, इस देश की जिम्मेदारी या प्रधानमंत्री जी की है? ये बता दें। बात देश की नहीं हो रही, बात रैलियों की हो रही है जो तमाम पार्टियां कर रही हैं, बात रैलियों की हो रही है। जिम्मेदारी से ज्यादा देश की जिम्मेदारी है। और किसके कंधों? देश की जिम्मेदारी है ना, 145 करोड़ वैक्सीनेशन करा के जिनका अरे वैक्सीनेशन की तो बात ही मत करिए। अच्छा हाँ, क्योंकि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है भाई साहब, वैक्सीन के लिए ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, ठीक है, किसके सर मर दे रहे हैं? अरे डॉक्टर अभिषेक राय जी को ले आते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय जी, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर खूब राजनीति हो रही है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ब्राह्मण वोटों की राजनीतिक ताकत कितनी रखती है? अगर मैं पार्टी से हट के बात करूं तो एक एज ए आप सिर्फ एक यूपी के वोटर कह लीजिए या फिर आप यूपी के बाशिंदे के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितनी ताकत है, राजनीतिक ताकत ब्राह्मण वोट की? देखिए नेताजी, ये तो सबको पता है कि सबने, आपने देखा होगा मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई, ब्राह्मणों को लेकर सरकार बनाई, उन्होंने एक नारा भी दिया था। तो ब्राह्मणों को बहुत प्रबुद्ध वर्ग है और बहुत एजुकेटेड वर्ग है, उन्हें पता है कि उनका भविष्य कहाँ है और वो बहुत समझदारी से वोट करते हैं। उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके साथ क्या हुआ। समाजवादी पार्टी ने
जो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो भी सारी बातें हुई हैं, सारी चीजें हुई हैं, उन्होंने बोला कि किसी वर्ग के साथ कोई जाति नहीं होने दी जाएगी और हर वर्ग को समान अवसर दिए जाएंगे। इसीलिए हम 3 महीने में आने के बाद जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसको जो अधिकार है वो सबको देंगे। हमारे वर्ग में सर समाज की सरकार बनेगी। हम पहली कैबिनेट में अपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं और सब वर्गों के लिए वो बिजली फ्री होने जा रही है। हम पहली कैबिनेट में अपनी 10,000 लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जब आपकी सरकार थी तो आप ढंग से बिजली तक नहीं दे पाए, तो फ्री क्या देंगे? नेताजी, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं इस सवाल का आपके जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, 5 साल में 4.5-5 साल इन्होंने सरकार चलाई है, मुझे एक पावर प्लांट का नाम ये बता दें, या मैं तो 5 पूछता हूँ बाकी लोगों से, मैं इनसे एक पूछता हूँ जो इन लोगों ने बना दिया, जिसका शिलान्यास करके उसका उद्घाटन कर दिया। इन्होंने से समाजवादी पार्टी की जो थी उसी को इन लोगों ने बढ़ाया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितनी बार मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल के दिखा दे। बहुत प्रैक्टिस करी, अभी तक बोल नहीं पाए। तो जब इनको ये चीज पता ही नहीं है तो ये क्या बनाएंगे? कितनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बनने लगाई है, ये लोग इस पे बात नहीं करेंगे। मतलब अब हम जो है, अब हम जितना मैं समझ पा रही हूँ, अब हम जो है वो दिल्ली सरकार की तर्ज पर काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल को फॉलो करेंगे और तभी हम फिर यूपी की जनता को फ्री पॉलिटिक्स, सर फ्री पॉलिटिक्स, मैं उस की वजह से नेताजी लेट मी कंप्लीट आई एम कंप्लीटिंग ना। मैंने बोला वी विल लीड बाय एग्जांपल। हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं। मैं 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में हुई। 5 ऑफिसेस के नाम ये लोग नहीं गिना पाएंगे। किसान परेशान था, 700 किसानों की शहादत हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब लगा कि अब हम हार रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में, तो आपसे माफी मांग ली और 3 काले कानून वापस ले ली। लेकिन उन 700 किसानों का क्या? आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिलती है, डीएपी मिलती नहीं, खाद के दाम दुगने हो गए। अब महंगाई जो 2014 में टायल होती थी, शिवेंद्र जी बेहतर बता पाएंगे इस समय क्या है। इनके 2 केंद्रीय मंत्री आज शायद दिल्ली में एसी और कैबिनेट का मजा आनंद ले रहे हैं, जो सिलेंडर लेके घूमते थे और आलू की और प्याज की माला लेके। जवाब ले लेते हैं शुभेंदु जी से। जवाब ले, शुभेंदु जी फ्री पॉलिटिक्स से जीत दिला पाएगी? हो तो नोट कर लीजिएगा, 2013 जुलाई में जो सिलेंडर का रेट था एलपीजी के नॉन सब्सिडाइज, वो 1285 रुपए था, आज 895 रुपए। आज 10 साल बाद भी 700 रुपए, कहते हैं 400 रुपए कम है। दूसरी चीज, जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, गूगल कर लीजिएगा। जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शुभेंदु जी एक मिनट, जब आप बोलते हो तो मैं नहीं बोलता। शुभेंदु जी जो आम आदमी है ना, आम आदमी है ना, शुभेंदु जी एक मिनट ठीक है, शुभेंदु अभिषेक जी एक मिनट, शुभेंदु जी, आम आदमी जो है ना वो सीधा है, सच्चा है और उसे सिर्फ एक सीधी बात समझ में आती है कि 2014 में 400 को था सिलेंडर और आज वही सिलेंडर को से 1000-1200 रुपए तक देने पड़े। सर सिर्फ ये भाषा समझ में आती है। अब कमर्शियल कितना था या वो कौन सी गैस कितनी थी या इससे सब पचड़ में नहीं पड़ता आम आदमी। सर जी मैं बिल्कुल इसी पे आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय का जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है और 1.38 करोड़, प्रियंका जी आप भी नोट कर लो, खाली यूपी में नए कनेक्शन दिए हैं और जनता तो समझ रही है। और जहां तक आपने नौकरी की बात करी, सपा के सरकार में 17.5% बेरोजगारी रेट था और अभी 4.12 है। 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया है। देखिए सरकार किसी की भी हो, बेरोजगार सड़कों पर ही रहता है। लाठियां तो आज आपकी सरकार में भी मिल रही है उन्हें अपने रोजगारी के लिए, सर रोजगार के लिए, तो आज भी लाठियां वो सड़कों पे खा रहे हैं आपकी सरकार में भी। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठियां बांटते हैं। ठीक है भैया। अरे सर मौका तो सबको मिलता है ना, दिक्कत यही ना कि जब हम सत्ता पर काबिज हो जाते हैं ना तो हम भूल जाते हैं सब कुछ, लेकिन जब हमारी सरकार चली जाती है हमें फिर से सब कुछ याद आ जाता है। क्या कहा आपने शुभेंदु जी? 5 साल के बाद सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ महंगाई पे बात करेंगे, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी सुन लीजिए। प्रियंका जी मैं आज ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा ब्राह्मण समाज के लिए परशुराम मंदिर बना रहे हैं, 5 साल में एक बार भी जब आपकी सरकार थी तब आपको कोई इस तरीके का मंदिर बनाना या ब्राह्मणों के लिए एक शब्द भी कभी यूज करना था? क्योंकि आज आपको वोट लेना है और आपको लगता है कि आपकी सारी गणित फेल हो गई है विकास के नाम पर, तो अब क्या करें? तो ब्राह्मणों के लिए भी एक मंदिर बना ले। अरे साहब, जब सेफई में सब लोग डांस कर रहे थे,
तब क्या हो गया था? हमने तब कभी बोला ब्राह्मण आपको याद नहीं आए कि यहाँ पे मंदिर नहीं जाना चाहिए था, मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए? यदि विकास किया है, यदि विकास किया है तो आस्था का भी विषय हमने रखा है। एक एक करके ठीक है, एक एक करके आपको क्या जवाब दे साहब आप कितना झूठ है? बोलोगे? एक मिनट, ठीक है, एक करके एक जुमला ला दो। शाहरुख खान जी आते थे डांस करने के लिए वहाँ अरे पे। सुन लीजिए, अरे आपको क्या हो गया है? अब ब्राह्मण याद आ गए आपको? मंदिरों की क्या हालत बना दी आपने? जो राम कार सेवक जा रहे थे उनके ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी? आज आपको ब्राह्मण समझ में आ रहा, आज आपको धर्म समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, ठीक है, शुभेंदु जी से मेरा एक सवाल, ठीक है, एक मिनट अभिषेक राय जी, एक मिनट। शुभेंदु जी से मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ठीक है, समाजवादी पार्टी को नहीं याद आई, समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लिहाजा आकर के वो ब्राह्मण का खेल खेल रही है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं बीजेपी की, तो क्या कमी आपकी तरफ से रह गई जो ब्राह्मण वोटों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने शीर्ष नेतृत्व जो है उसको एक्टिव करना उसे पड़ गया? इसके अलावा बैठक कर सूबे के ब्राह्मण नेताओं से फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है, साथ ही साथ ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई जा रही है। तो अगर उन्होंने नाम नहीं लिया समाजवादी पार्टी ने, तो बीजेपी की तरफ से कहां कमी रहेगी? उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसलिए जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो सब एक हैं, फिर भी अलग अलग, चूंकि चुनाव है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग सभी समाज के सभी वर्गों के साथ कनेक्ट कर पाए, उस कनेक्शन के लिए हमारे ग्रुप्स बनाए गए हैं। उसमें ब्राह्मण समाज भी हो सकता है, उसमें दलित समाज भी हो सकता है, उसमें अल्पसंख्यक भी हो सकता है, उसमें जैन समाज भी हो सकता है। क्योंकि चुनाव है, बस यही लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। क्योंकि चुनाव इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मैं तो चुनाव तो हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, साम दाम दंड भेद। बाकी कोई कैडर बेस्ड नहीं है। अब कुछ और मत बोलिएगा, आप तो बहुत बड़ा कैडर हो शुभेंदु जी, अब कुछ और मत बोलिए, फिर वीडियो वायरल हो जाएगी। का जवाब देंगे ना? ठीक है, ठीक है सर, का जवाब देंगे। ठीक है। अभिषेक राय जी और प्रियंका गुप्ता जी और शुभेंदु अवस्थी जी और कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इंडिया के सवाल का चर्चा में आने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समझने की कोशिश सिर्फ यही की थी कि आखिर ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो तमाम पार्टियों के लिए कितने मायने रखता है, क्योंकि जो इतिहास है वो बहुत कुछ कहता है कि अगर ब्राह्मण नाराज है तो भी सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक वो वोटर्स है, वो बैंक है जो अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं हर इलेक्शन में, हर चुनाव में। फिलहाल इंडिया के सवाल में आज के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।